हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट, आज हम खनिज पदार्थों का रिवीजन करेंगे। खनिज पदार्थ दैट इज मिनरल्स। आज आप मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं, उन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपके लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के कहने पर मैंने बनाया है, बिकॉज उनका एग्जाम है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इक्वल, जितना लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उतना टीजीटी पीजीटी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं वहां मिनरल से संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको रिवाइज कराने के लिए है, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, हम बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को विद आरडीए 2020 सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन आरडीए से डाले हैं जो कि 2020 का आरडीए है, जहां से क्वेश्चन आपके संभावित हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैंने वहां से भी क्वेश्चन बना के डाला हुआ है। ओके, सो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। फर्स्टली वी नो दैट कि हमें क्या पता है 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स यू नीड। अब यहाँ पर हम बहस नहीं करेंगे कि 6 हैं कि 7 हैं, हमें पता है कि कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक फैट्स है, लाइक मिनरल्स है, लाइक प्रोटीन्स है, लाइक वाइटामिन्स है, वाटर है एंड रफेज है। इन सातों को हमें शरीर में लेना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ का परसेंटेज, कुछ का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ का अमाउंट हमारी बॉडी में कम चाहिए होता है, ये हमें पता है। इसको हम कैटेगराइज करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स में एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स में। मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, माइनर न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, जिन तत्वों की, जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में है उन्हें हम बड़े उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रख देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। क्लियर है। जिनकी हमें मात्रा कम है उनको हम कम में रख देते हैं, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स की। अब हम इसमें वाटर को भी ऐड करते हैं, रफेज को भी ऐड करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये तो हमें पता ही है। तो आज हम क्या पढ़ लेंगे, आज हम मिनरल्स को पढ़ लेंगे। मैं कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ा चुकी, प्रोटीन्स आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ, फैट्स आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ, वाइटामिन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। और वाटर और रफेज के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर से पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। आज हम मिनरल्स को भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मिनरल्स के बारे में। देयर आर सो मैनी मिनरल्स। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में 24 प्रकार के मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी बुक्स में भी मेंशन है। 24 मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है। हाउ मेनी मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं। तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज पदार्थों की ही बात करते हैं, तो जिस तरह से हमने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया था मैक्रो में एंड माइक्रो में, मिनरल्स भी आपके आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट। आप सभी को पता है खनिज पदार्थ आपके फर्दर आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, वो है मेजर मिनरल्स, और दूसरी कैटेगरी को आप ट्रेस मिनरल्स कहते हैं या फिर माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर मेजर और माइक्रो या मेजर और ट्रेस का डिफरेंस क्या है? क्या ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो ये आपके ट्रेस मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इनका अमाउंट जो है वो मेजर मिनरल की तुलना में थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, कम लेना होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस अगर हम करते हैं मैक्रो मिनरल्स में और माइक्रो मिनरल्स में, ठीक है, माइक्रो मिनरल्स में, या जिन्हें आप ट्रेस खनिज तत्व भी बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनकी मात्रा, इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में कैसी रहती है, अकॉर्डिंग टू मेजर मिनरल्स थोड़ी कम रहती है। क्लियर है, सभी को बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही है और सबको पता भी है। तो व्हाट आर द मेजर मिनरल्स, या व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजर मिनरल्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स? ट्रेस मिनरल्स क्यों बोलेंगे, ऐसे हम ट्रेस एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे, ठीक है, शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इनकी जो मात्रा है, इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे शरीर में कैसी रहती है, कम रहती है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट, या आप इसको माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म मिनरल्स भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है,
यहाँ भी वही लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। यही तो होते हैं आपके, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। फिर से पढ़ लीजिए आप, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ये जो होते हैं, ये जो आपके ये कहलाते हैं मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स मतलब इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा चाहिए होती है। इन खनिज पदार्थों की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा चाहिए होती है। और जो ट्रेस मिनरल्स में आते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी मात्रा क्या है, इनके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। जिसमें आपका आता है आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोरीन या फ्लोराइड, मैग्नीज और मॉलिबेडिनम। ठीक है, मॉलिबेडिनम। अब आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मैग्नीज है ट्रेस एलिमेंट में, नॉट मैग्नीशियम। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ओके, ट्रेस एलिमेंट में क्या है, मैग्नीज, और आपके मेजर मिनरल्स में क्या है, मेजर एलिमेंट्स में क्या है या मेजर मिनरल्स में क्या है, मैग्नीशियम। ओके, क्लियर है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आपके मेजर एलिमेंट में आते हैं। क्लियर, मेजर मिनरल्स में आते हैं। इतना सब क्लियर है ना, सबको बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप सब अब फटाफट से क्या करेंगे, मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं लाइव हूँ चैट बॉक्स में आप सबके साथ, आप लोग की क्वेरीज को देखने के लिए, आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए एंड आपको आंसर्स करने के लिए। ओके, सो डोंट वरी, आप लोग आंसर्स करिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कैल्शियम के अवशोषण में, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन के अवरोध, अवरोध मतलब जो बाधा बनते हैं, जो बैरियर बन जाते हैं, वो कारक कौन से हैं, वो फैक्टर कौन से हैं। ऑक्सैलिक एसिड है, प्रोटीन है, कैफीन है, फाइटिक एसिड है, लैक्टोज है। आप सबका आंसर बहुत तेजी के साथ आ रहा है, वेरी गुड। सभी का आंसर एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है सबका आंसर। तो जो भी आपके ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, इसके अलावा आपके जो कैफीन है, जो आपके कॉफ़ी वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है, इसके अलावा फाइटिक एसिड, ये तीन ऐसे हैं, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे होते हैं जो आपके अवशोषण में, अवशोषण मतलब जब हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम के आपके एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर इसके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और है स्टूडेंट, जो कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है। अगर आपका फूड जो है वो एल्कलाइन हो जाता है, कैसा हो जाता है, एल्कलाइन। हमें सबको पता है कि हमारे फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड वी नो दैट कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एसिडिक फूड पे वर्क नहीं करती है। जिस फूड का मीडियम अम्लीय होता है, और चूंकि हमारे पेट का मीडियम अम्लीय होता है, 1.8 होता है वहाँ पे पीएच, उसमें आपके एब्जॉर्प्शन नहीं होता, स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन आपके मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कैल्शियम क्या करे, कैल्शियम तो जो है वो अम्लीय भोजन उसके लिए अच्छा होता है, मतलब अम्लीय माध्यम, कैसा माध्यम हो आपकी बॉडी के अंदर, अम्लीय, एसिडिक, तब वो तेजी से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जब फूड पहुंचता है तो वो एसिडिक हो, वो एल्कलाइन हो जाता है। तो ड्यूडेनम के अपर मोस्ट पार्ट में ही, जो ड्यूडेनम है आपके, जो पेट से जुड़ा होता है, ड्यूडेनम ग्रहणी जिसे आप बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सी आकार का जो आपके पार्ट होता है, इसी में सबसे तेजी से आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तब तक जब तक कि जो आपके मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या ना होने पाए, वो आपके क्षारीय ना होने पाए। ठीक है, तो बहुत तेजी से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से ही आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन होने के लिए कैसे माध्यम की जरूरत होती है, अम्लीय माध्यम की जरूरत होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अम्लीय माध्यम उसके लिए अच्छा होता है। अगर आपके इंटेस्टाइन में क्षारीय माध्यम हो गया है तो कैल्शियम के अवशोषण घट जाएगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो घट जाएगा। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, कैफीन, फाइटिक एसिड भी क्या करते हैं, असर डालते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। इनमें से बढ़ाता कौन है, तो आपके लैक्टोज बढ़ाता है, लैक्टोज बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाते हैं। क्लियर है। विटामिन डी आपके बढ़ाता है, विटामिन डी क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अगर आपके फूड जो आपके मटेरियल आपने लिया है बॉडी के अंदर, फूड मटेरियल आपके, उसके माध्यम अम्लीय है तो बहुत अच्छे से घुलनशील हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, इतनी बात क्लियर हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ आपको आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। मैंने कैल्शियम के फंक्शंस की एक फोटो लगाई हुई है, पिक्चर्स लगाई हुई है। दैट इज नंबर 1 इज बोन फॉर्मेशन। आई होप, आई नो कि थोड़ा सा ब्लर है बट मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन मतलब हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको। दांतों में से, हड्डियों में से अगर कैल्शियम कम होने लगता है तो इसे कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में आपके ऑस्टोमलेशिया होता है ना। और वयस्कों, वो सॉरी वृद्धों में, आपके जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये तो सबको पता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बाल्यावस्था में अगर आपसे पूछ ले तो रिकेट, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अडल्ट में आपकी क्या हो जाएगा, ऑस्टोमलेशिया। और फिर क्या हो जाएगा आपके, अगर बूढ़े हो गए हैं और कैल्शियम की कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कैल्शियम। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं उसमें हेल्प करता है कैल्शियम। दांतों के निर्माण में हेल्प करता है, हड्डियों के निर्माण में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रक्त के जमने में। इसके अलावा सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और रक्त के जमने में, ब्लड को कोगुलेट करने में, ठीक है, कोगुलेशन में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक फॉस्फोलिपिड है। ये क्या करता है, ये ब्लड में ही आपके प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है, पॉलीमराइजेशन के थ्रू फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तब फाइब्रिन जो है वो रक्त के थक्के का निर्माण करता है। ये चीज़ मैंने आपको जब कैल्शियम पढ़ाई थी तब पूरी क्लियर करी थी, तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा वुंड की हीलिंग, ये वुंड की हीलिंग वही है जो रक्त का थक्का जमता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, वुंड के ऊपर इस तरीके से जाल बना देता है। फाइब्रिनोजन ऐसे जाल बना देता है, और जो खून है वो बाहर नहीं आने पाता, मतलब रक्त का थक्का जमाता है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है, आपके थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को कौन आपके कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन किस में, प्रोथ्रोम्बिन से, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन किसकी वजह से कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से। और इसमें हेल्प कौन करता है, कैल्शियम आयंस। कौन हेल्प करता है, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का मतलब है आयंस, ठीक है, समझ में आता है ना। आयंस तो समझते हैं ना आप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझते हैं ना आप, कैल्शियम आयंस। इसके अलावा क्या करता है, नर्व्स इंपल्शन, मतलब नर्व्स, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा आपके जो आपके ये संवेदना प्रेरणा होता है, मतलब जो आपकी तंत्रिकाएं हैं, जो सिस्टम आपके एक दूसरे से दूसरी तरफ आपके पास जो संवेदनाएं पहुंच रही हैं, ठीक है, आपको किसी ने चुकोटी काटी, आपके माइंड तक वो बात जा रही है, इसमें भी कैल्शियम हेल्प करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और जितनी भी आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसमें एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। क्लियर है, तो ये फंक्शंस भी हो गए कैल्शियम के। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसके जो है क्या बोलते हैं, मतलब इसके सोर्सेज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है। आप सबका एक तरीके से रिवीजन होता चला जाएगा। तो कैल्शियम के 10 रिच फूड्स आप देखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम के कौन कौन से हैं, ब्रोकली है, सनफ्लावर सीड्स है, स्पिनिच है, योगर्ट मतलब जो भी दही आप ले रहे हैं, दूध आप ले रहे हैं, फिक्स आप ले रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कोलार्ड ग्रीन्स है। इसके अलावा क्या है, आपके आलमंड्स हैं, सार्डिन्स हैं, चीज़ है। ये कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आपके फूड सोर्स हैं जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम हमारे कितने सारे फंक्शंस कर रहा था, ब्लड के जो है आपके कोगुलेशन में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था, संवेदनाओं को पहुंचाने में मस्तिष्क तक हेल्प कर रहा था। क्लियर है। इसके अलावा आपके हड्डियों के निर्माण में, दांत के निर्माण में हेल्प करता है, शारीरिक क्रियाओं को करने में हेल्प करता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, एज अ उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है। बहुत सारे फंक्शंस आपके कैल्शियम करता है। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। मुझे पता है आप लोगों की एक हैबिट बन चुकी है फटाफट 100 क्वेश्चन करने की, फटाफट 500 क्वेश्चन भी कर लेंगे आप लोग। आई नो आप लोग की कैपेसिटी हो गई है उतनी, बट मेरा क्या है, व्हाट अबाउट मी, मेरा एक ऐसा फंडा है कि मैं जब टॉपिक लेती हूँ और स्टूडेंट को समझाना है टॉपिक, तो मेरा पूरा ये मतलब एफर्ट रहता है कि मैं एक एक चीज़ वहाँ क्लियर कर दूँ। अब मैं कैल्शियम से रिलेटेड आपको वहाँ पे सोर्सेज भी क्लियर करूँ, वहाँ पे उसकी कमी से होने वाले रोग भी क्लियर करूँ,
उसकी अधिकता भी क्लियर करूं, उसकी हर चीज एक एक पॉइंट को क्लियर करूं, ये मेरा फंडा रहता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है। तो बताइए कौन सा रोग नहीं होता है आपके? नहीं, ध्यान रखेंगे सब। रात्रि अंधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस तो होता है, आंख आना होता है, केराटोमेलेशिया होता है, बट कीटोसिस नहीं होता। कीटोसिस आपके विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नहीं और है ये सब बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा देन फिर आंसर करिएगा। अच्छा, विटामिन ए से रिलेटेड जो भी बीमारी है, जो WHO के द्वारा गिवन आपके एक चार्ट है, जिसको आप बोलते हैं कि मैम सबसे स्टार्टिंग से सबसे लास्ट तक बता दीजिए, तो नाइट ब्लाइंडनेस, देन कंजक्टाइवल जेरोसिस, देन व्हाइट आउट स्पॉट, देन कार्नियल जेरोसिस, केराटोमेलेशिया, कार्नियल स्कार, ज़िरेप्थेल्मिया, ये ऑर्डर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, हालांकि मैंने PDF शेयर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ता। जस्ता इज जिंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके जिंक। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है? डैश के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में आवश्यक है, वृद्धि मतलब ग्रोथ में, प्रतिरक्षा प्रणाली या उक्त सभी, इन सभी में आवश्यक है आपके जस्ता। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रियाकलापों को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट मतलब आपके माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? माइक्रो मिनरल्स की। बट इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो जस्ता है वो आपके पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज होता है ना, इसके प्रोडक्शन में, मतलब इसको हेल्दी रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज हेल्दी रहेगा तो क्या निकलेगा? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन में जस्ता हेल्प करता है। और मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि इंसुलिन में आपके कौन सी धातु पाई जाती है, तो इंसुलिन में आपके जस्ता धातु पाई जाती है। ये जिंक ही आपके इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, और लाल रक्त कणिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, उसके निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जस्ता। हड्डियों में इंपॉर्टेंट होता है, दांतों में इंपॉर्टेंट होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जस्ता के एक इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे वृद्धि तो है ही, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप जिंक के 10 फूड्स देख लेंगे जहाँ से हमें जिंक प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, मशरूम से प्राप्त होता है, आपके बीन्स से प्राप्त होता है, चिकन से प्राप्त होता है, बीफ से प्राप्त होता है। ठीक है, पंपकिन सीड, जो कद्दू के बीज होते हैं ना, उसको नहीं फेंकना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कद्दू के बीज। जिंक, उससे जिंक प्राप्त होता है। जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उन्हें जिंक अच्छा मिलता है, लाइक जैसे क्रैब हो गया, बीफ हो गया, ऑयस्टर हो गया, मशरूम्स हो गए, चिकन हो गए। ठीक, इसके अलावा क्या है आपके व्हीट ब्रान, गेहूं में आपके मिलता है, कैशूनट में मिलता है, और ये क्या है? पिस्ता नट्स में भी आपके जिंक मिलता है। तो जिंक लेना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, अभी मैंने फंक्शन नहीं बताया, आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फंक्शंस बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। सूक्ष्म तत्वों का मतलब होता है ट्रेस एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व और सूक्ष्म मतलब ट्रेस। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट का आप एग्जाम्पल बताइए, इसमें से कौन सा है? जो कि अभी मैंने आपको बताया, तांबा, जल, रक्त, लार। तो तांबा, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब जो है आपके ट्रेस एलिमेंट में आ जाते हैं। वाई वी कॉल ट्रेस एलिमेंट? ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं लेना, बट इनकी मात्रा जो होती है वो मेजर एलिमेंट से थोड़ी सी कम होती है हमारी बॉडी में लेना। ओके, तो तांबा जो है वो आपके ट्रेस एलिमेंट का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण बताइए। मैग्नीशियम के क्या काम होते हैं बॉडी के अंदर? मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम, हड्डी बनाने में, अंग सुरक्षा में, जल पुनः प्राप्ति में, या बॉवल गति में। मैग्नीशियम किस किस में आपके हेल्प करता है? फटाफट से सब लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड। मैग्नीशियम भी हमारे जो है वो हड्डी के निर्माण में, ठीक है, हड्डियों के निर्माण में, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कैल्शियम करता है, फास्फोरस करता है, पोटेशियम करता है, इसी तरीके से आपके मैग्नीशियम भी बोन फॉर्मेशन में काम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम आपके
और भी इम्पॉर्टेंट काम करता है जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपके कुछ जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको एक्टिव करता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय में हेल्प करता है। लिखते चलिए, मेरी क्लास में डायरी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में हेल्प करता है मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और फास्फोरस के में चयापचय में हेल्प करता है मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं उसमें भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम मांसपेशी और नाड़ी ऊतकों की शक्ति की को भी नियंत्रित करता है। मतलब आपके नाड़ी संस्थान आपके उसको भी हेल्दी रखता है, आपके मस्तिष्क को भी हेल्दी रखता है, मांसपेशियों को भी हेल्दी रखता है। जैसे आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था कैल्शियम, वैसे मैग्नीशियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट काम है, हड्डी बनाने में भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। एक कॉपी पेन जरूर रखा करिए ताकि आप जो मैं बताती जाऊँ वो वहीं पे नोट डाउन करते जाएं जहां भी आपने नोट्स बनाए हैं। 9 फैक्ट्स अबाउट मैग्नीशियम, मतलब यहाँ पर ये फंक्शंस ही बता रहे हैं मैग्नीशियम के। देख लीजिए क्या है। सबसे पहला, असिस्ट इन सपोर्टिंग क्वालिटी स्लीप। आपको अच्छी नींद आए मैग्नीशियम जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपको अच्छी नींद आए इसके लिए क्या जरूरी है? आपके मैग्नीशियम जरूरी है। चलिए, सपोर्ट बोन हार्ट एंड हेल्थ। बोन्स को मैंने अभी पढ़ाया आपको, बोन्स के लिए जरूरी है। नाड़ी संस्थान मतलब आपके हार्ट के लिए जरूरी है। रिलैक्स मसल टेंशन एंड टाइटनेस, अभी जैसे बताया था ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे कैल्शियम जरूरी था, पोटेशियम जरूरी था मांसपेशियों के लिए, वैसे ही मैग्नीशियम भी मांसपेशियों के लिए जरूरी है। वाइटल फॉर एवरी सेल इन योर बॉडी, हर सेल के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। कैन बी अब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, इसेंशियल फॉर ओवर 300 मेजर मेटाबॉलिक फंक्शन, 300 मेटाबॉलिक फंक्शन। अभी मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मैग्नीशियम जरूरी है, आपके कैल्शियम और पोटेशियम के चयापचय में आपके मैग्नीशियम जरूरी है। ये तो बता रहे हैं 300 प्रकार के मेटाबॉलिक फंक्शन में आपके मैग्नीशियम जरूरी होता है। आप चयापचय समझते हैं ना, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना। पहले आप भोजन खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, देन वो मेटाबोलाइज होता है। उसके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी है? आपके मैग्नीशियम जरूरी है। इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेन ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, मतलब मस्कुलर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम बात कर चुके हैं। सपोर्ट फिजिकल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग आपके स्पोर्ट्स एंड सूथ नर्व्स टेंशन एंड स्ट्रेस। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम से बचाता है मैग्नीशियम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम आपके प्रजनन शक्ति को भी बढ़ाता है। प्रजनन शक्ति, अगर आपके मैग्नीशियम की कमी होती है शरीर में तो फीमेल्स में स्पेशली एक बीमारी कॉज होती है, उसको बोलते हैं आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इसमें भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, माइग्रेन, यही बात हो रही है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इसमें भी हेल्प करता है। डायबिटीज में भी हेल्प करता है, डायबिटीज को क्योर करने में, हाइपरटेंशन को क्योर करने में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बता दीजिए फटाफट। रतौंधी, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या गॉइटर। तो आयोडीन की कमी से सभी को पता है, हाँ वेरी गुड, आंसर सबका आ रहा है डी, गॉइटर। गॉइटर जो है आपके घेंगा रोग जिसे आप बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में जिंक का मुख्य काम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मानव शरीर में आपके जिंक का जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने ये नोट किया है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको। फटाफट से बता दीजिए मानव शरीर में जिंक का महत्वपूर्ण काम क्या है? जस्ता, जस्ता, जिंक मतलब जस्ता। क्या हो जाएगा? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। वेरी गुड, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके फंक्शंस के बारे में, मैंने इसको ऐड किया स्पेशली। सबसे पहला फंक्शन जो है आपके वो देखिए, सपोर्ट आवर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि वृद्धि में जो है आपके जिंक हेल्पफुल है, किया था पहला क्वेश्चन अभी जिंक से रिलेटेड था, उसमें वृद्धि आपके ऑप्शन में। सपोर्ट्स आवर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि में जिंक सहायक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जिंक सहायक है। दूसरा, सपोर्ट्स आवर इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है आपके जिंक। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे नोट्स दोबारा नहीं मिलेंगे आपको बार बार। थर्ड, इसका फंक्शन देखिए,
हेल्प्स आवर नर्व्स कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, वही चीज है, तंत्रिकाओं को क्या करता है, हेल्दी करता है। तंत्रिकाएं जो होती हैं आपकी, तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम को, ताकि सूचनाएं, संवेदनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, इसमें भी जिंक आपके हेल्प करता है। क्लियर है? एंड द फोर्थ फंक्शन इज हेल्प्स फ्रॉम आवर जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा ना, मानव शरीर में जिंक का मुख्य काम क्या है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। ठीक है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। क्लियर हो गया? यही तो क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था ना। देखिए हड्डी स्वास्थ्य में आपके आ जाएगा, हड्डी स्वास्थ्य में क्या क्या आ जाएगा आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में तो आपके आ जाता है आयरन, फोलिक एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये सब आपके हीमोग्लोबिन में आ जाते हैं। अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो विटामिन A भी आते हैं, फैट्स भी आते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। क्लियर? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करने में जिंक का महत्वपूर्ण काम होता है, और मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ जिंक। तो पहला फंक्शन हो गया वृद्धि करने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। दूसरा फंक्शन हो गया इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में। तीसरा फंक्शन हो गया सूचनाओं को, संवेदनाओं को, मतलब उन जो आपके ये तंत्रिका सिस्टम है इसको हेल्दी बनाने में। देन आप देखिए डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में, जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा किस में हेल्प करता है, सपोर्ट्स आवर रिप्रोडक्शन, प्रजनन को भी सपोर्ट करता है जिंक आपके। ठीक है, प्रजनन को भी सपोर्ट करता है। और हेल्प्स आवर बॉडी बिल्ड प्रोटीन्स, प्रोटीन के जो बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटीन्स के का फंक्शन को, मतलब शरीर में हमारा प्रोटीन अपना काम कर पाए, बॉडी बिल्डिंग कर पाए, इसको भी सपोर्ट करता है कौन, जिंक। तो दीज आर द मेन 6 फंक्शंस ऑफ जिंक, आप लिख सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन। जिंक के कुछ यहाँ पर मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, और एक इतना महत्वपूर्ण फंक्शन मैं जिंक आपको बताने जा रही हूँ, ये तो है ही डीएनए आरएनए का संश्लेषण। इसके अलावा जिंक आपके सूंघने की शक्ति देता है, जिंक आप में टेस्ट करने की शक्ति देता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, समझ में आ रही है? जिंक आपको सूंघने की शक्ति प्रदान करता है, जिंक आपको टेस्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, इनको हेल्दी बना के रखता है जिंक। आप जो नाक से अच्छी अच्छी स्मेल ले पाते हैं ना, जिंक की वजह से ले पाते हैं। अभी बताती हूँ मैं, देखिए ये लिखे हैं जिंक। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ से मिलता है, एग से मिलता है। ओयस्टर, ओयस्टर देख लेना क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज ओयस्टर। पीनट्स, जम के खाओ मूंगफली, ठीक है, पीनट्स। इसके अलावा आपके ये बीट रूट में मिलता है, बीट रूट वेरी वेरी हेल्दी, आप वेजिटेबल बोल सकते हैं इसे। साल्मन, लीवर और मिल्क, इन सब में आपके जिंक मिलता है। देखिए हेल्प्स विद हेयर ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कीप अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, हम बात कर चुके हैं। मेंटेन योर एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल, मेंटेन योर एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल, आपकी टेस्ट करने की क्षमता, आपके स्मेल करने की क्षमता को कौन स्ट्रांग बनाता है, आपके जिंक स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए, हाइपोग्यूसिया, दैट इज हाइपोग्यूसिया। थोड़ा सा ये ब्लर है क्योंकि मुझे इमेज नहीं मिल रहा था, मैं फिर से लिख रही हूँ। हाइपोग्यूसिया, ये लिप्स बने हुए हैं और ये टंग बनी हुई है, ठीक है। हाइपोग्यूसिया, HYPOGEUSIA, हाइपोग्यूसिया, द लॉस ऑफ टेस्ट। जब आपको टेस्ट आना बंद हो जाता है, टेस्ट आना बंद हो जाए, आपके जीभ में आपको कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा, ना बिटर, ना स्वीट, ना सोर, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, दस इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोग्यूसिया। और हाइपोग्यूसिया कॉज होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से कॉज होता है? जिंक की कमी से। दूसरा, अगर आपको सूंघने की शक्ति चली जाए, आपकी सूंघने की शक्ति, द लॉस ऑफ स्मेल इज हाइप्सोमनिया, हाइपोस्मिया, लिखिए हाइपोस्मिया, हाइपोस्मिया, इसको लिख लीजिए, ऐसे नोट्स आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाइपोस्मिया लिख लीजिए। कौन सी बीमारी होती है ये? हाइपोस्मिया होती है, जिसमें आपकी क्या चला जाता है? सूंघने की शक्ति चली जाती है, टेस्ट की शक्ति चली गई, टेस्ट की शक्ति चली जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्यूसिया, और हाइपोस्मिया बोलते हैं सूंघने की शक्ति चली जाती है। और ये दोनों आपके
किसकी वजह से जाते हैं? जिंक की वजह से जाते हैं। जिंक मतलब आपके जस्ता की वजह से जाते हैं। क्लियर है? तो जिंक हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? बीट रूट खाएंगे जम के, मूंगफली खाएंगे जम के, दूध पिएंगे जम के, जो अंडा खाते हैं वो अंडा खाइए, जो लीवर खाते हैं लीवर खाइए, सालमन खाइए, ओयस्टर खाइए, आपको अच्छा जिंक मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया चीज? दोनों बीमारी समझ में आ गई, लिख लिया सबने? नेक्स्ट वी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन खाने से डैश से बचाव मिलता है। आप आयोडीन ले रहे हैं अपने फूड में, आयोडीन ले रहे हैं जो कि स्पेशली हमें नमक से मिलता है। ठीक है, नमक को फोर्टिफाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? जब हम फूड्स में किसी चीज से फूड को एनरिच करते हैं, एनरिच मतलब उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। जैसे आपके आटे को फोर्टिफाइड किया जाता है, चावल को फोर्टिफाइड करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो फोर्टिफाइड होती हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट से किसी फूड को रिच किया जाता है, अमीर किया जाता है, मतलब उसमें उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। क्लियर है? उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो जैसे आपके नमक को आयोडीन से, आज मुझे हो क्या रहा है, इतना मैं हकला क्यों रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। खैर, आयोडीन से जो है नमक को क्या करते हैं? फोर्टिफाइड करते हैं। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। फिलहाल आयोडीन खाने से क्या बचाव मिलता है? सबका आंसर आ चुका है, गलकंड, जिसे आप क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, इससे बचाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, कुछ आयोडीन के फंक्शन भी हैं। वाई वी नीड आयोडीन इन आर डाइट? हमें क्यों जरूरत है? तो हम आयोडीन के फंक्शंस देखेंगे। कितना सुंदर पिक्चर है ना। नाउ द फर्स्ट फंक्शन इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वुमेन ब्रेस्ट टिश्यू। वुमेन के ब्रेस्ट टिश्यूज को बनाने में आपके आयोडीन हेल्प करता है। क्लियर है? प्रमोट्स हेल्दी नेल्स, हेयर एंड टीथ। नेल्स आपके हेल्दी रहें, हेयर आपके हेल्दी रहें, टीथ आपके हेल्दी रहें, इसमें भी अच्छा है आयोडीन। हेल्प्स रेगुलेट लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो आपके हार्मोन है, इसको रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो जाए, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? फटाफट से कमेंट करिए। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? विद कंप्लीट नेम, उसके फुल नेम को फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए बहुत तेजी के साथ। किस भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड के वो सिक्रीट होता है? फटाफट से मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए, लाइव चैट में मैं इसका आंसर दूंगी। फोर्थ है इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शन। ठीक है, इम्यून सिस्टम को देन आपके क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, अगेन स्टमक कैंसर से बचाता है, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म करता है, हेल्प मेंटेन ऑप्टिमल एनर्जी लेवल करता है। क्या करता है ये सब? आयोडीन करता है। और नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमको पता है कि अगर आयोडीन की कमी होती है तो वृद्धि रुक जाती है बच्चों की, है ना? पढ़ा है ना हमने ये चीज? वृद्धि रुक जाती है, मानसिक विकार बच्चों में हो जाता है। मानसिक ग्रोथ के लिए भी आपके आयोडीन बहुत जरूरी है, वृद्धि के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ जी, सब मुझे लाइव चैट में उसका आंसर दूंगी मैं सबको। चलिए, तो आयोडीन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके मैंने वो भी जोड़े हैं, सोर्सेज भी जोड़े हैं आयोडीन के। तो क्या क्या है आयोडीन के सोर्सेज? ड्राइड सीवीड, चीज, ट्यूना मतलब कोई भी मछली, जो भी आपके सी फूड होता है, मछली है, क्रैब्स हैं, इन सब में आपके अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। कॉड हो गया। इसके अलावा ये क्या है? क्रैनबेरीज हैं। और क्या क्या है आपके? आप देख सकते हैं बॉइल्ड एग है, टर्की बी ब्रेस्ट है, कुछ वाइट ब्रेड है, मिल्क है, बेक्ड पोटैटोज हैं। ये सब आयोडीन के अच्छे सोर्स हैं। और आपको पता है सॉल्ट जो है वो तो अच्छा सोर्स है ही, क्योंकि सॉल्ट को क्या किया जाता है? आयोडीन से फोर्टिफाइड किया जाता है। हम लोग आयोडाइज जो सॉल्ट खाते हैं, फोर्टिफाइड आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने बिना आयोडाइज सॉल्ट बैन कर दिया है कि आप ऐसा नमक बेच ही नहीं सकते जिसमें आयोडीन को आपने फोर्टिफाइड नहीं किया है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। चूने वाला पान खाने से किस चीज का ग्रहण अधिक होता है? जिसमें चूना लगा और आप वो पान खा रहे हैं, तो कौन सी चीज आपकी बॉडी में ज्यादा जा रही है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा या कोई नहीं? कैल्शियम जा रहा है। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है। 9th का क्या हो जाएगा? ए। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम सल्फेट की बनी होती हैं, कैल्शियम पोटेशियम की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं हमारी? या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हमारी हड्डियां, जो हमारे शरीर का जो बोन स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा किस चीज का बना होता है? फटाफट से आंसर करिए लाइव चैट में, फटाफट से।
नाउ द 10th क्वेश्चन इज, शरीर में लोहे के अवशोषण में मतलब एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, आयरन का, और इसमें बाधा कुछ डाल रहे हैं, कौन कौन बाधा डाल रहे हैं बताइए। आमाशय में अम्ल तत्व की कमी, मतलब आपके स्टमक में जो है अम्ल तत्व नहीं है, मतलब स्टमक में जो फूड का माध्यम है वो अम्लीय नहीं है। स्टमक में या फूड का अम्लीय माध्यम किसके लिए जरूरी होता है, अभी हमने बात करी थी। कौन जो है वो अम्लीय माध्यम में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, अभी हमने बात करी थी कैल्शियम। कौन एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए क्या अच्छा है, अम्लीय माध्यम हो जितना आपके भोजन का वो तेजी से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वो तुरंत अपर मोस्ट पार्ट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है उसमें तुरंत वो तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयरन की। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आयरन की बात कर रहे हैं। तो चलिए बताइए फटाफट से आयरन के बारे में आप लोग। एस्कॉर्बिक एसिड, पशुजन्य प्रोटीन, या फिर आपके फाइटिक एसिड या टेनेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपके। अवशोषण में कौन कौन से बाधा डालेंगे, आमाशय में अम्ल तत्व की कमी आपके अवशोषण में बाधा डालेगा, बिल्कुल सही बात है। आयरन के भी डालेगा और आपके ये कैल्शियम के भी डालेगा। नाउ द नेक्स्ट हो जाएंगे आपके फाइटिक एसिड, और क्या हो जाएगा आपके टेनेंस हो जाएंगे। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन तो बढ़ाते हैं दोनों आपके लोहे के अवशोषण को। क्लियर है, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य बताइए, कैल्शियम के फंक्शंस बताइए स्टूडेंट। फटाफट से आपके सामने स्क्रीन पर हैं, कैल्शियम के फंक्शंस बताइए। हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त को जमाना, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बनाए रखना, इसके अलावा है आपके ऑस्मेटिक संतुलन बनाना, ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाना, ऑस्मेटिक संतुलन को बनाना। फटाफट से बताइए। देखिए इसमें ये सभी जो है मोस्टली आपके फंक्शंस होते हैं, किसके, कैल्शियम के ये सभी फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। अभी हमने बात करी थी कैल्शियम के फंक्शंस के बारे में और हमने वहाँ पढ़ा था कि सभी फंक्शंस होते हैं कैल्शियम के। कैल्शियम आपके हड्डी के निर्माण में भी ज़रूरी होता है। न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना का मतलब होता है आपके नर्वस सिस्टम को एज अ संवेदना प्रेषण की तरह काम करता है। ठीक है, तंत्रिका संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाने में एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है। कैल्शियम टूटने से एक एसिटाइल कोलिन पदार्थ निकलता है जो आपके तंत्रिका संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये भी काम है, ब्लड के जमने में भी हेल्प करता है। हमने भी बात करी आपके प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। देन फिर रक्त का थक्का जमता है, इसमें कैल्शियम के आयंस हेल्प करते हैं। झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, ये झिल्ली होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी पारगम्यता मतलब इसको बनाए रखता है। झिल्ली के पारगम्यता मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, फिलहाल ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको बनाए रखता है और आपके ऑस्मेटिक संतुलन भी बनाए रखता है। ऑस्मेटिक संतुलन का मतलब क्या होता है, ऑस्मेटिक संतुलन में आपको कैसे बताऊं, ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब आपके सेल्स के अंदर बना के रखता है। तो ये सारे काम इसके इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन्होंने सब ऑप्शंस नहीं दिए हैं बट ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन युक्त नमक को किसके साथ फोर्टिफाइड किया जाता है बताइए। प्रबलीकरण किया जाता है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है किस चीज के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडेट के साथ, सोडियम आयोडेट के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ किया जाता है। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, पोटेशियम आयोडाइड या आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट के साथ। आयोडेट है, आयोडाइट है, पोटेशियम आयोडाइट होता है आई थिंक, या आयोडेट होता है। प्लीज इसको रीचेक करेंगे सब, मैं इसका आंसर टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, इसको रीचेक भी करेंगे। नहीं, इसका आंसर होगा आई थिंक पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट। एक बार इसको सब क्लियर करेंगे, एक बार चेक करेंगे इस आंसर को मेरे साथ कि आयोडाइट है या आयोडेट है, इसको सब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी और यहाँ भी कमेंट में इसको पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आयोडीन का अत्यधिक अंतःग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। दर्शन कह रहा है कि आप अगर कोई भी चीज आप अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वो नुकसान करती है। कारण क्या है कि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। बताइए, अगर आप ज्यादा मात्रा में आयोडीन लेंगे तो थायराइड हार्मोन से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड से निकले थायरोक्सिन हार्मोन, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग से, अग्र पिट्यूटरी से निकलता है TSH। ठीक है,
थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टीएसएच किस पे वर्क करता है? ये टीएसएच थायराइड पे वर्क करता है और थायराइड से कहता है चलो थायरॉक्सिन निकालो। क्या करो? थायरॉक्सिन निकालो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए, दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो नुकसान तो करेगी ही, और अतिरिक्त आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करेगा। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले आप लक्षण बताएंगे बहुत तेजी के साथ। आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। आयोडीन की कमी से, वेरी गुड। आयोडीन की कमी से आपके शारीरिक वृद्धि रुकेगी, विकास रुक जाएगा। अगर आयोडीन आप अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे तो, है ना, शारीरिक वृद्धि विकास में बहुत जरूरी होता है। हाँ, आपके क्रिटिनिज्म होगा बच्चों में। ठीक है, मिक्सिडीमा होता है आपके वयस्कों में। किस में होता है? वयस्कों में। मिक्सिडीमा किस में होता है? वयस्कों में। इसके अलावा हम बराबर बात कर रहे हैं, मानसिक दुर्बलता होगी, मानसिक विकार हो जाएगा अगर आप थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं काम करेगा, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि कमी है तो हाइपो होगा, है ना, और अगर अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा आपके? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए बताइए, 2 सूची है, आपको फटाफट से इन सूची को आपस में मिला देना है। चलिए मिलाते हैं। दिख रहा है सबको? ऑप्शंस दिख रहे हैं? क्लियर है सबको? अच्छे से ऑप्शंस क्लियर है? फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, राइबोफ्लेविन। तो फोलिक एसिड की कमी से आपके होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ए में क्या हो गया आपके? 5। ठीक। जिंक की कमी से क्या होता है? अभी पढ़ाया है मैंने, ढूंढ लो फटाफट से, ढूंढ लो। जिंक की कमी से क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाया कि जिंक आपके टेस्ट में एंड स्मेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो काम नहीं करती हैं, खराब हो जाती हैं, और उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? हाइपोग्यूसिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्यूसिया। ठीक, तो बी में क्या हो जाएगा आपके? 6, हाइपोग्यूसिया। अभी पढ़ाया ना मैंने, हाइपोग्यूसिया। क्लियर? कैल्शियम की कमी से क्या होगा? टेटनी। सी में क्या हो जाएगा? 1। आयोडीन की कमी से आपकी क्या होगा? मानसिक कार्य में क्षमता में कमी। वेरी गुड। डी में क्या हो जाएगा आपके? 7। और फिर आपके क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है आपके चिलोसिस। क्या होता है? चिलोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है आपके? चिलोसिस। तो ई में क्या हो जाएगा आपके? 3। तो आई थिंक आपका पहला वाला ही सही हो रहा है। 5, 6, 1, 7, 3। क्लियर हो गया? जिंक की कमी से हाइपोग्यूसिया पूछा गया है। अब ऐसा नहीं है कि नेट में पूछा गया तो टीजीटी में नहीं पूछेंगे या पीजीटी में नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब से काइलोनीचिया पूछा जा सकता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया पूछ सकते हैं, टेटनी पूछ सकते हैं, पेलेग्रा पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों बीमारियां क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है ये। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन कौन बनाता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या लोहा? लोहा जरूरी होता है। सबका आंसर एकदम ठीक है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन फिर से अच्छा दूसरी तरीके से पूछा गया है कि वही रिपीट हो गया है। फिलहाल पता ही हमें, क्रेटिनिज्म होगा जो कि बच्चों में होता है ना। मिक्सिडीमा वयस्कों में होता है। किस में होता है? आपके वयस्कों में। और बच्चों में क्या हो जाता है आपके? क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म, देन आपके हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, देन आपके मानसिक दुर्बलता होगा। ए, बी एंड डी आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बाइटॉट स्पॉट आपकी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और इसमें कैसे बन जाते हैं? ट्राइंगल्स बन जाते हैं आंख में। क्या बन जाते हैं आपके? ट्राइंगल्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। लोहे की कमी से विकसित होने वाले चरणों को आप सही क्रम में लगाइए। लोहे की कमी हो गई आपके शरीर में, तो उन्हें आपको सही से सही क्रम में लगाने हैं। बताइए, लोहे की कमी से अथीरोबॉयसिस होगा, लोहे की कमी से अनीमिया होगा, लोहे की संग्रहित मात्रा कम होगी। सबसे पहले क्या होगा आपके? हालांकि सब यूथ सॉल्व करे बैठे हैं तो फटाफट आंसर तो सब दे ही देंगे। हाँ, सबसे पहले लोहे की मात्रा हमारी बॉडी में कम होगी। नंबर 1 क्या होगा? लोहे की मात्रा हमारी बॉडी में कम होगी। जब मात्रा हमारी बॉडी में कम होगी तो फिर क्या होता है आपके? आंतरिक बाहरी रक्तस्राव, रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है,
आपके हीमोलिसिस होने लगता है, लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगती हैं, हीमोलिसिस होने लगता है, या आप बोले एथेरोपोइसिस होने लगता है, आपके दूसरा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और जब ये दोनों चीजें होने लगेंगी तो क्या कॉज होगा आपके? अनीमिया कॉज होगा। क्या कॉज होगा आपके? अनीमिया। तो सी, बी और ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? सी बी ए होना चाहिए कि क्या होना चाहिए इसमें? तो सी बी ए है ही नहीं, सी ए बी होगा। सी ए बी तो होगा, हाँ सही तो है भाई। लोहे की संग्रहित मात्रा कम, देन फिर एथेरोपोइसिस और देन फिर ये, तो आपके यही ऑप्शन होगा, सी ए एंड बी। ठीक है, कूट नंबर ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए। मंद बुद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? मंद बुद्धि किसकी कमी के कारण होती है? किस मिनरल्स की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम या लोहा? तो हम जब बुद्धि की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम के कंप्लीट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसमें विटामिन सी के साथ लिया जाता है। असर्शन कह रहा है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा अगर आप इसे विटामिन सी के साथ लेंगे। ये बात एकदम करेक्ट है। रीजन क्या है? जो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ये क्या करता है? ये फेरिक को फेरस में अपक्षण मतलब रिड्यूस कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना होगा, आपको मैं ये बताना है मुझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है क्या? आपके क्या एब्जॉर्ब होता है? आयरन। क्लियर? ये आपके फेरस फ्यूमरेट या फेरस सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है आयरन? आप इसको सिंपल बोल सकते हैं, फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरस फ्यूमरेट या फेरस सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है आयरन। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी के अंदर? ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर आयरन? ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में। अब हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होता है आयरन? फेरेटिन प्लस हीमोफिड्रिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? मैंने तीनों चार चीजें बताई आपको। आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरस सल्फेट बोलिए उसे, या फेरस फ्यूमरेट बोलिए। फ्यूमरेट क्या बोलेंगे? फेरस फ्यूमरेट या फेरस सल्फेट। एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट होगा ना। ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसफेरेटिन, ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में। क्लियर है? अब ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में चलो भैया हो रहा है ट्रांसपोर्ट। अब क्या ट्रांसपोर्ट ही होता रहेगा? कहीं स्टोर भी तो होगा हमारी बॉडी में। तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? फेरेटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगा? फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होगा? फेरेटिन की फॉर्म में। क्लियर हो गया? पूरा आयरन समझ में आ गया? तो इसमें क्या बात सही है, क्या बात गलत है? हम तो ये जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो भूल ही गए। क्या बात सही है, क्या बात गलत है, बताइए। ए आर दोनों सही हैं? एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो फेरिक को फेरस में रिड्यूस करता है, अपक्षण करता है, रिड्यूस करता है। ये बात सही है। फेरिक को फेरस में बदलता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आपके अवशोषण विटामिन सी के लिए इंपॉर्टेंट है। फेरिक को फेरस में बदलता है। हाँ, फेरस फ्यूमरेट फेरस सल्फेट में तो बदलता है। एब्जॉर्प्शन तो फेरस फ्यूमरेट फेरस सल्फेट में ही होता है। हाँ, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और हेल्प कौन करता है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में? हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन एंड विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो किस रूप में आपके एब्जॉर्ब होता है? फेरस सल्फेट फेरस फ्यूमरेट की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को आप रक्षात्मक भोज्य पदार्थ बोलेंगे? ऐसे फूड मटेरियल जो आपकी बॉडी को रक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें प्रोटीन अधिक हो, कार्बोज अधिक हो, विटामिन खनिज अधिक हो, उनमें से कोई नहीं, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो। बिल्कुल सही बात है। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोडक्टिव फूड्स बोले जाते हैं। 22। प्रजनन और दुग्ध स्त्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और दुग्ध स्त्रावण की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको ब्रेस्ट में बताया था, ब्रेस्ट सेल को बनाने के लिए आयोडीन जरूरी था, और प्रजनन में मैंने आपको मैग्नीशियम भी बताया था और मैंने आपको जिंक भी बताया था रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। लोहा तांबा मैंने आपको बताया नहीं बताया, कैल्शियम बताया मैंने आपको नहीं बताया, मैग्नीशियम होगा स्टूडेंट। मैंने मैग्नीशियम जब आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसकी कमी से प्री मेंस्ट्रुअल PCS, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कॉज होता है। कौन सा कॉज होता है? PCS,
प्री मेंस्ट्रुअल पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कॉज होता है अगर मैग्नीशियम की कमी होती है। तो प्रजनन और दुग्ध स्त्रावण दोनों में आपके कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप आराम से कमेंट करना, मुझे बता देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा, ठीक है? तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, आराम से कमेंट कर सकते हैं आप। हालांकि मुझे लगता है कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन आप कमेंट करिएगा बिल्कुल अगर आपको कोई भी डाउट है तो। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? फटाफट से सब आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बीट को, वेरी गुड, सोडियम। कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके? सोडियम, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपके क्या है? सोडियम। सोडियम होगा इसमें, पोटेशियम नहीं होगा, सोडियम होगा। चलिए एक बार से मैं पोटेशियम में देख भी लेती हूँ। वैसे पोटेशियम इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सोडियम होना चाहिए। सोडियम आपके शरीर में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, प्रोटीन के रूप में रहते हैं, अम्ल क्षार का संतुलन बनाते हैं, आपके हृदय की धड़कन को नियमित बनाने के रखने में भी सहायक होते हैं, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, नियमित बनाने के लिए सहायक होते हैं सोडियम। इसका आंसर पोटेशियम नहीं होगा, ऑप्शन में सोडियम है तो सोडियम होगा, ठीक है? सही कर लीजिएगा अपने यूथ में, इसका आंसर सोडियम होगा। साफ साफ सोडियम के फंक्शंस में लिखा हुआ है, यह हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 24, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? दूध में कौन सा जो पौष्टिक तत्व है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक। आयरन तो होता ही नहीं है दूध में, और विटामिन सी भी नहीं होता है, कॉपर भी नहीं होता है दूध में, दूध में कॉपर भी नहीं होता है। बहुत अच्छी मात्रा दूध में किसकी होती है? कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम की, ठीक है? हमने भी सोर्सेस पढ़े थे कैल्शियम के, दूध में, दही में, पनीर में कैल्शियम होता है अच्छी मात्रा में। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? कैल्शियम तो होता है, विटामिन ए होता है, लौह तत्व नहीं होता है। अभी हमने बात करी कौन सा नहीं होता है? लौह तत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में खनिज लवण के मुख्य कार्य बताइए। यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। शरीर में खनिज लवण, मिनरल्स के मुख्य कार्य बताइए। ऊर्जा सुरक्षा देना, शरीर का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा नियमन करना है, कोई नहीं, सुरक्षा तथा नियमन करना, सुरक्षा तथा नियमन करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। बौद्धिक विकारता किसकी कमी से होती है? ये भी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्धिक विकारता की जब हम बात करते हैं, मंदबुद्धि की जब हम बात करते हैं, दिमाग में कमी या मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन की जब हम बात करते हैं, तो हमें आयोडीन याद रखना चाहिए, आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? टीजीटी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट से आंसर करेंगे। लौह तत्व या जिंक की, लौह तत्व या आपके कैल्शियम की, लौह तत्व या फोलिक एसिड की, लौह तत्व या स्कॉर्बिक एसिड की। हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, मतलब आपके ब्लड की बात हो रही है, तो ब्लड में आपके आयरन और फोलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आयरन और फोलिक एसिड, वेरी गुड। नेक्स्ट है 29, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए तो जब हमने स्टार्ट किया था हमने तभी बात करी थी, कितने आपके इंपॉर्टेंट होते हैं? 24 जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज लवण हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। 30 का आंसर दीजिए। भोजन में सोडियम की अगर अत्यधिक मात्रा है तो क्या होगा? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये क्वेश्चन है। रक्तचाप बढ़ेगा, तरल का अवधारण होगा, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, या उपरोक्त सभी। अगर आप भोजन में सोडियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा? फटाफट से तब इसका आंसर करेंगे बहुत तेजी के साथ। रक्तचाप बढ़ेगा, इसके साथ क्या होगा? रक्त का आयतन भी बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप सोडियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, दैनिक मात्रा से ज्यादा ले रहे हैं आप, तो इसमें दिक्कत होती है, रक्तचाप भी बढ़ता है, ठीक है? इसके अलावा आपके जो है अडिमा भी होता है। अडिमा मतलब सूजन भी आ जाती है, और तरल का अवधारण होता है। इसको तरल को वही बोलेंगे, अडिमा हो जाता है। अडिमा का सूजन हो जाती है, क्योंकि अगर सोडियम की आप अधिक मात्रा ले रहे हैं तो बहुत हानिकारक होता है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, अडिमा हो जाएगा। इसके अलावा हाई प्रेशर भी जो है, ब्लड का प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो और बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, ये सभी आंसर हो जाएंगे। केवल रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, सोडियम की अगर अत्यधिक मात्रा आप ले रहे हैं तो, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 31, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? आप बताइए फटाफट से। स्वस्थ हड्डी के लिए, स्वस्थ गुर्दे के लिए, स्वस्थ लीवर के लिए, या स्वस्थ चर्चा के लिए? कैल्शियम किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारे
हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी बोन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से सब आंसर करेंगे। आरडीए 2020, अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020, आयरन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। चलिए पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, बताइए। 2020 के आरडीए के अनुसार आयरन की रिक्वायरमेंट बताइए प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट बताएंगे, फटाफट से रिक्वायरमेंट बताएंगे। 35 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम पर डे, 45 मिलीग्राम पर डे या 25 mg पर डे, बताइए क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी 40 mg पर डे। क्या हो जाएगा 40 mg पर डे। आप इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपके, फटाफट से 40 mg पर डे। क्लियर है। आयरन की रिक्वायरमेंट हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए न्यू आरडीए के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग 40 mg पर डे। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत नोट डाउन है। कैसे आप नोट्स बनाएंगे इसके, आप एक तरफ लिखेंगे प्रेग्नेंट लेडी और यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और सबकी रिक्वायरमेंट यहाँ लिखते चले जाएंगे प्रेग्नेंट लेडी में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। आरडीए बताइए 2020 के अकॉर्डिंग आयोडीन की मात्रा बताइए प्रेग्नेंट विमेन के लिए। आयोडीन की मात्रा कितनी चाहिए प्रेग्नेंट विमेन के लिए, बताइए। 35 mg पर डे, 200 mg पर डे, 250 mg पर डे या 200 mg पर डे, बताइए आयोडीन की मात्रा फटाफट से। ये mg है, ये म्यूजी है, ठीक है, ये mg है, ये म्यूजी है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 35 mg पर डे, 200 mg पर डे, 250 mg पर डे या 200 mg पर डे, 200 mg पर डे। फटाफट बताइए इसका आंसर। आयोडीन की मात्रा, इसका आंसर होगा 250 mg पर डे। क्या होगा 250 mg पर डे। क्लियर है। हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट विमेन की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट विमेन की। क्लियर। और उसमें आपके 3 ट्राइमेस्टर भी दिए हुए हैं प्रेग्नेंट वुमेन में आरडीए में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीनों ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है और थर्ड ट्राइमेस्टर है, तीनों में आपके सेम रिक्वायरमेंट है आयरन की और आपके आयोडीन की भी। कोई हेयर फेयर नहीं है किसी में भी, सब में एक ही रिक्वायरमेंट लेनी है। तो इस बात से मत परेशान हो जाना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जो है आयोडीन की रिक्वायरमेंट बताओ सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी है, तब भी 250 mg पर डे ही है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन बताइए। आरडीए 2020 के हिसाब से आप बताइए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फॉर अ विमेन, नॉट अ प्रेग्नेंट विमेन, ओनली विमेन, चाहे वो सेडेंट्री वर्कर हो, मॉडरेट वर्कर हो, हैवी वर्कर हो, तीनों की एक ही रिक्वायरमेंट दी हुई है। बताइए क्या है कैल्शियम की। 600 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 1000 mg पर डे, 800 mg पर डे। फटाफट से सब आंसर करेंगे बहुत तेजी के साथ चैट बॉक्स में। 34 का आंसर करिए। अगर हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं और केवल विमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, विमेन की बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया इस बार आरडीए है कैल्शियम का, चाहे पुरुषों की बात करो, चाहे महिलाओं की बात करो और चाहे प्रेग्नेंट महिला की बात करो, तीनों के लिए आपके 1000 mg पर डे है। तीनों के लिए कितना है 1000 mg पर डे। आप ध्यान रखिएगा ये बात, पुरुषों के लिए भी 1000 mg पर डे है, फिर चाहे वो सेडेंट्री वर्कर हो, मॉडरेट वर्कर हो या हैवी वर्कर हो, ये तो आपको पता ही है ना। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो चाहे वो सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो, हैवी हो, 1000 है। प्रेग्नेंट की बात करें 1000 है। लेकिन अगर वो औरत लैक्टेटिंग है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वहीं पर उसकी 1200 हो गई है। कितनी हो गई है 1200 mg पर डे। इतना ईजी है कैल्शियम का आरडीए याद रखना, बहुत ईजी होता है, सबसे ज़्यादा ईजी, सबका बिल्कुल सेम है। 1000 mg कर दिया है, 1000 mg पर डे कर दिया है, मेंस का भी, फीमेल्स का भी, प्रेग्नेंट फीमेल का भी। लेकिन बस कहाँ पे बदल गया है, लैक्टेटिंग में बदल गया है 1200, बाकी बच्चों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 35 नंबर का आंसर करिए। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बताइए, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बताइए आप प्रेग्नेंट विमेन के लिए। आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बताइए प्रेग्नेंट विमेन के लिए। 600 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 400 mg पर डे या 440 mg पर डे, बताइए फटाफट से आंसर करिए। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी आपके, हो जाएगी आपके यहाँ पर 440 mg पर डे। कितनी हो जाएगी 440 mg। और ये है बात प्रेग्नेंट विमेन की। किसकी बात हो रही है, प्रेग्नेंट विमेन की। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरडीए याद करना पड़ेगा, आरडीए समझना पड़ेगा। तो ये आपके समरी फॉर आरडीए है इंडियन 2020। क्लियर है। बहुत मैंने साफ करने की कोशिश की लेकिन ये अच्छे से आई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आई अच्छे से, हम समझ लेंगे। ठीक है। एज ग्रुप दिया हुआ है मैन का, विमेन का, इन्फेंट का, चिल्ड्रंस का।
कैटेगरी तो आपको पता ही है, सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी। देखो ये प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर दिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वैल्यू एकदम सेम है, ठीक है। लैक्टेटिंग में भी आपके दो तरीके दिए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है आपके यहाँ पर। अच्छा लैक्टेटिंग में नहीं है, ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए है। 9.2 बढ़ जाना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 22.0 बढ़ जाना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अच्छा 9.5 बढ़ रही है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब अगर आप 45 तो है फीमेल के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। कितनी है? 45। कितनी है? 45.7 है। किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन की, ग्राम पर डे, एक फीमेल के लिए, एक नॉर्मल लेडी के लिए। लेकिन अगर वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो कितनी हो जाएगी आपके? +10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +10। सॉरी ये तो बॉडी वेट है, बॉडी वेट +10 हो जाएगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपके 9.5 बढ़ जाएगी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बढ़ेगी 22.0। कितनी बढ़ जाएगी? 22.0। मतलब आप 45.7 के साथ 22.0 और देंगे तीसरे ट्राइमेस्टर में प्रोटीन को। क्लियर है? ये चीज ऐसे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा स्टूडेंट। और ये देखिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो हम बात कर रहे थे, ये कैल्शियम है। आई नो कि बहुत धुंधला है, आप अच्छे से अपनी आईडिया मैं यहाँ शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से अपना प्रिंट निकाल के पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो है 1000, और लैक्टेशन के टाइम पे जो है वुमेन में कितना हो जाता है आपके? 1200। ऐसे आप इसको क्लियर करेंगे, ठीक। और सभी को आपको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आप बताएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग। इतनी मेहनत होती है, आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, आपके लिए इम्पोर्टेंट था या नहीं था, रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, ये आप बताएंगे। ये मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।